हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक एक करके 2011 के सप्ली में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इजी नर्सिंग मेरा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से जो मेरा चैनल था वो फिलहाल आप लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे टेम्पोररी डिसेबल कर दिया गया है। तो इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए और अपने दोस्तों को भी इसी तरह की वीडियो या नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलता रहे, इसके लिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है मीनिंग में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ट्रूएंसी। ट्रूएंसी का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। ट्रूएंसी मीन्स एब्सेंस और अवॉइडेंस ऑफ थेरेपी, ट्रीटमेंट और शेड्यूल्ड एक्टिविटी बाय द पेशेंट। या फिर आप लोग दूसरा मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, स्कूल ट्रूएंसी मीन्स एब्सेंस फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। यानी कि ये जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अनुसार आप लोगों को पहले वाला मीनिंग लिखना है। इस मीनिंग में वही चीज कहा गया है कि जब किसी पेशेंट को जो मेंटली इल होता है, जिसको मेंटली डिसऑर्डर होता है, उस तरह का पेशेंट को जब टैबलेट या किसी प्रकार का कोई मेडिसिन दिया जाता है तो वो क्या करता है, ठीक टाइम पे नहीं लेता है या फिर लेता ही नहीं है। बहुत सारा पेशेंट को आप लोग देखे होंगे अगर आप पोस्टिंग में मेंटल हॉस्पिटल में गए हो तो, कि उस तरह का पेशेंट को जब टैबलेट दिया जाता है तो वो मुंह में लेता है, लेके उसे निगलता नहीं है, मुंह के अंदर रखता है। जब डॉक्टर या नर्स वहां से जाते हैं तो उसे निकल के फेंक देता है। इस प्रकार का कंडीशन होता है। तो इस तरह का कंडीशन को ही आपका ट्रूएंसी कहा गया है। तो इसलिए जो मेंटल पेशेंट होता है उसे मेडिसिन को निगलने तक नर्स को पेशेंट के साथ ही रहना है। जब तक वो मेडिसिन को निगल नहीं लेता है, नर्स को वहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये रूल्स है। तो उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया है स्कूल ट्रूएंसी। स्कूल ट्रूएंसी का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा बिना इन्फॉर्मेशन के स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, गायब हो जाता है, कि स्कूल छोड़ देता है, स्कूल आता ही नहीं है। तो इस तरह का कंडीशन को भी स्कूल ट्रूएंसी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पैरोल। तो पैरोल का आंसर आप लोगों को लिखना है, इट इज ए टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। यानी कि मेंटल पेशेंट को अक्सर किसी कारण से या फिर दूसरे पेशेंट को भी, जैसे पुलिस केस होता है तो इस कारण से टेम्पररी डिस्चार्ज दिया जाता है। उसे अगर किसी अदालत में जाना है या कहीं और जाना है तो उसके लिए कुछ समय के लिए डिस्चार्ज दी जाती है, यानी कि उसे छोड़ा जाता है। तो उस कंडीशन को ही आपका पैरोल नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डेलूशन। डेलूशन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट किया गया है। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, इट इज ए फॉल्स बिलीव और जजमेंट अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी। यानी कि आपके आसपास क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, जो भी आपके आसपास प्रेजेंट होता है, मोबाइल, लैपटॉप या फिर रूम या फिर आपके आसपास जो भी बेड वगैरह है, इस सबको क्या कहेंगे हम लोग, इन्वायरमेंट कहेंगे। तो आपके आसपास जो भी इन्वायरमेंट है उस रियलिटी को आप जजमेंट नहीं कर पाते हो, उस पे बिलीव जो करते हो वो फॉल्स करते हो, इस कंडीशन को ही डेलूशन कहा जाता है। या फिर इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डेलूशन इज ए फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ based on an inaccurate interpretation of an internal reality despite evidence to the contrary। contrary का मीनिंग हो जाता है आपका ऑपोजिट, यानी कि जो आप ऑपोजिटली सोचते हो उसी को कॉन्ट्ररी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग दूसरा मीनिंग भी लिख सकते हो, लेकिन पहला मीनिंग इनफ है आप लोगों के लिए, 1 मार्क के लिए वही इनफ है जो मैंने पहले मीनिंग लिखा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फॉस्टर होम। अब फॉस्टर होम का मीनिंग क्या होता है, तो फॉस्टर होम का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ए रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग केयर, ट्रीटमेंट एंड गार्जियनशिप फॉर चिल्ड्रेन हुज पेरेंट्स आर डेड और अनएबल टू लाइव इंडिपेंडेंस। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि यह एक तरह का क्या होता है, रेसिडेंशियल हाउस होता है, घर होता है, जिसे हम लोग रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। इसमें उस तरह के लोगों को ट्रीटमेंट दी जाती है, खाना दी जाता है, गार्जियनशिप यानी कि उसका एज ए गार्जियन के हिसाब से उसका देखभाल की जाती है। तो किसका किया जाता है, जिसके पास इंडिपेंडेंसली यानी कि आज़ादी से रहने के लिए अपना कोई घर नहीं है, अपना खाने के लिए कुछ उसके पास नहीं है, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो अनाथ हो गया, जिसका माँ बाप मर गया है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो इस तरह के लोगों को यहाँ पे रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना और ट्रीटमेंट और एजुकेशन सब कुछ दिया जाता है। इस तरह के हाउस को ही आपका फॉस्टर
होम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एमनेसिया। तो एमनेसिया का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, इसका मीनिंग आप लोग लिखोगे लॉस ऑफ मेमोरी और इनएबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हिच कैन कॉज बाय ब्रेन इंजुरी, इलनेस और द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। यानी कि एमनेसिया का मीनिंग यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकते हो, आपका मेमोरी लॉस हो जाता है। मेमोरी का मतलब होता है याद रखने की क्षमता जो होता है वो लॉस हो जाता है। आप पीछे यानी कि पिछले जितने भी कंडीशन, जितने भी घटना हुए हैं उसे आप भूल जाते हो। इस कंडीशन को एमनेसिया कहा जाता है। एमनेसिया भी बार बार पूछा गया है, 1 मार्क के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है प्रेशर ऑफ स्पीच एंड पॉवर्टी ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगा। प्रेशर का मतलब होता है एक्स्ट्रा फोर्स, यानी कि गति से, बहुत ज़्यादा स्पीड से। और जो पॉवर्टी कहा गया है, पॉवर्टी का मतलब आप लोग जानते हैं कि पॉवर्टी बच्चे या पॉवर्टी चाइल्ड कहा जाता है, यानी कि जो गरीब होते हैं। तो यहाँ पे पॉवर्टी का मतलब होगा लेस। पॉवर्टी का मतलब क्या होगा? लेस, यानी कि फोर्सफुली जो स्पीच बोला जाता है बहुत ही स्पीडली, उससे कहेंगे हम लोग प्रेशर ऑफ स्पीच। और जो बहुत ही लेस स्पीच बोला जाता है, यानी कि बात बहुत कम करता है, बहुत ही कम बातों में सारा कंडीशन को बताना चाहता है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉवर्टी ऑफ स्पीच। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, प्रेशर ऑफ स्पीच इज द अनरिलेटिंग रैपिड ऑफ एन लॉर्ड टॉकिंग विदाउट पॉज। यानी कि जो बात कोई भी ऐसा इंसान होता है कि बहुत तेजी से बात करता है, कंटिन्यूअसली बोलता जाता है बिना रुके बिना थके, कंटिन्यूअसली बोलता है। वो रिलेटेड मतलब जो बोलना नहीं चाहिए, जितना बोलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बोलता है, उस कंडीशन को ही प्रेशर ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लेस स्पीच प्रोडक्शन इज कॉल्ड पॉवर्टी ऑफ स्पीच। यानी कि कम भाषा, कम बातें जो करते हैं उसी को क्या कहेंगे हम लोग? पॉवर्टी ऑफ स्पीच कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इकोलालिया एंड इकोप्रैक्सिया। तो इकोलालिया एंड इकोप्रैक्सिया भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इकोलालिया इज द इनवॉलंटरी repetition of words and sounds and echopraxia is the involuntary repetition of language and sounds with action. Echopraxia is also called echokinesia। तो यहाँ पे जो कहा गया है इकोलालिया का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, इनवॉलंटरी का मतलब होता है अपने कंट्रोल में नहीं होता है, यानी कि जो चीज़ बोलना नहीं चाहता है उसे भी मतलब बोल जाते हैं। या फिर क्या होता है कि एक वर्ड को वो चाहता है कि एक ही बार बोले, लेकिन एक ही बार में नहीं हो पाता है, कई बार उसे रिपीट करते हैं। इसे ही कहेंगे हम लोग इनवॉलंटरी रिपीटेशन। और इस तरह के वर्ड जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उस कंडीशन को इकोलालिया कहा जाता है। इकोपैरेक्सिया का मतलब हो जाता है इकोलालिया जैसा ही रिपीटेड वर्ड बोलेगा, लेकिन इसमें एक्शन जो होगा, एक्शन भी होगा उसके साथ, यानी कि रिपीटेड वर्ड के साथ रिपीटेड एक्शन भी होगा। जैसे मैं एक्शन कर रहा हूँ अपने हाथ का, या फिर कोई अपने माउथ का एक्शन करता है, या कुछ एक्शन जो होता है बोलने के साथ साथ वो भी रिपीट होगा, उस कंडीशन को इकोप्रैक्सिया कहा जाता है। और इकोप्रैक्सिया को आपका इकोकाइनेसिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इकोप्रैक्सिया के जगह पे इकोकाइनेसिया अगर पूछ ले तो भी आप लोगों को आंसर सेम लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इल्यूशन एंड हेलुसिनेशन। तो इल्यूशन एंड हेलुसिनेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इल्यूशन इज ए फॉल्स और रॉन्ग परसेप्शन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट while hallucination is a false perception in the absence of any object। यानी कि इल्यूशन का मीनिंग हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है पर ऑब्जेक्ट को जो परसीव करते हैं पेशेंट या क्लाइंट, वो परसीव करने का जो तरीका होता है वो गलत होता है, रॉन्ग होता है। जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रात के टाइम में अगर कोई रस्सी पड़ा हुआ रहेगा रास्ते में या ऐसा होके, तो आप उसे जब अचानक देखोगे तो आपको अचानक लगेगा कि ये सांप है। तो इस तरह फॉल्स परसेप्शन के कारण आप डर जाते हो, वहां से भाग जाते हो। इस तरह का परसेप्शन को ही आपका इल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद हेलुसिनेशन का मतलब यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि इसमें क्या होगा, परसेप्शन भी फॉल्स होगा और जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा। जैसे बहुत सारे व्यक्ति को आप लोग देखे हैं मेंटली डिसऑर्डर जिसको होता है, अकेला बैठ जाता है और बातें करना शुरू करता है, कंटिन्यूअसली बातें करता रहता है। जब आप उसको जाके पूछते हो कि आप क्या कर रहे थे, तो वो बोलेगा कि मैं बात कर रहा था। किससे? तो बोलेगा कि उस किसी एक व्यक्ति का नाम लेगा कि मैं उससे बात कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो प्रेजेंट ही नहीं होता है वहाँ पे। इस कंडीशन को हेलुसिनेशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग ऑफ द इंटरव्यू इज कॉल्ड, यानी कि इंटरव्यू में जो रिकॉर्ड करते हैं उससे क्या कहा जाता है, तो उसे कहेंगे हम लोग प्रोसेस रिकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है बुलिमिया नर्वोसा इज ऑल्सो नॉन एज, आंसर हो जाएगा आपका
बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर को बुलिमिया नर्वोसा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फियर ऑफ साइट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा आपका हीमोफोबिया। हीमो का मतलब आप लोग जानते हैं ब्लड, और ब्लड से जिसको डर ज़्यादा डर होता है, ब्लड देखने से चीखने लगता है या बेहोश हो जाता है, उस कंडीशन को ही हीमोफोबिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे पूछा गया है ए नंबर में फैमिली इन्वायरमेंट इज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, इस पे कोई डाउट नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डिमेंशिया ऑकर्स मोस्ट कॉमनली इन द एल्डरली पीपल एज्ड, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मैनिया इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मैनिया न्यूरोटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है विटामिन डिफिशियंसी इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ मेंटल इलनेस, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डाइजेपम इज एन एंजियोलाइटिक ड्रग, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि डाइजेपम एक एंजियोलाइटिक ड्रग्स होता है जिसे एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट में दिखाया गया है कि आप लोगों का जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, जो सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग जीएनएम के लिए होता है, वो 2011 से लेके 20 तक आप बोल सकते हैं या 19 तक बोल सकते हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके उसका वीडियो बना लिया। इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, MSN 1, MSN 2, ये सब का भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है, वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल में आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, MSN 1 का अलग होगा, MSN 2 का अलग होगा, चाइल्ड हेल्थ का अलग है और मेंटल हेल्थ का अलग प्लेलिस्ट है। तो सारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो एक साथ आप लोग देख सकते हैं एक एक करके। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया जानकारी के साथ।